नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दृष्टि आईएएस के इस यूट्यूब चैनल में। दृष्टि आईएएस ने थिंक विदाउट इंक अर्थात स्मार्ट वर्क की प्रक्रिया को छात्र छात्राओं तक पहुंचाने, संप्रेषित करने के प्रयास में यूट्यूब चैनल के माध्यम से उन रणनीतियों को ही पहुंचाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है, ताकि विशेषकर वे विद्यार्थी जो किसी कारण से दृष्टि के केंद्र पर आकर क्लासेज अटेंड नहीं कर पाते या नामांकन लेकर कोविड-19 की वजह से वो घरों में हैं, उन तक उन रणनीतियों को पहुंचाया जाए। हालांकि दृष्टि आईएएस ने ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था भी की है, जिसको विद्यार्थी उसका लाभ निरंतर ले रहे हैं, परंतु यूट्यूब चैनल के माध्यम से विशेष करके उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग या कुछ अन्य लोक सेवा आयोग जो राज्य लोक सेवा आयोग हैं, उनकी तैयारी के लिए एक बेहतर रणनीति और साथ ही साथ प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में जो प्रश्नों के आने का ट्रेंड है, उनको अंतर संबंधित कर विद्यार्थियों तक पहुंचाया जा रहा है, संप्रेषित किया जा रहा है, ताकि विद्यार्थी उन प्रश्नों के स्रोत तक अपने पहुंच को आराम से सुनिश्चित कर सके, जिससे वो सफल हो सके। इसी प्रक्रिया में टीम दृष्टि अपने एक्सपर्ट्स के द्वारा अलग अलग विषयों के वीडियोस को आप तक पहुंचाती है। मैं संजीव श्रीवास्तव भूगोल, पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी के विषय को आप तक विश्लेषित कर लाऊंगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए के द्वारा जो सिलेबस दिया गया है वेबसाइट पे, साथ ही साथ प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न जो 2021 में पूछे गए, 20 में, 19 में पूछे गए हैं, उनका वीडियो भी आप तक पहुंच चुका है। 2018 के प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो लगभग कुल 43 से 45 प्रश्न थे, उसके 4 क्रमिक वीडियोस आप तक पहुंचने थे, जिसमें 3 पहले ही आपको मिल चुके हैं। आज ये चौथा और अंतिम वीडियो है। इसके माध्यम से हम प्रयास करेंगे, खासकर जो अब प्रश्न हैं वो पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी से संबंधित हैं। तो पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी के प्रश्न कैसे आ रहे हैं, और मैंने पहले भी आपसे कहा था कि इन प्रश्नों के एक बेहतर समझ के साथ साथ आप यह भी प्रयास करें कि मुख्य परीक्षा में भी इन प्रश्नों को, यदि इस प्रकार के प्रश्न आते हैं या इससे संबंधित प्रश्न आते हैं, तो आप कैसे लिखेंगे। क्योंकि पर्यावरण या पारिस्थितिकी से सीधे प्रश्न न भी आएँ, तब भी आप जब इकोनॉमी के आंसर को लिखेंगे, यहाँ तक कि सामाजिक विषय के मुद्दे अर्थात सोशल इश्यूज से कंसर्न जब उत्तर लिखेंगे, भूगोल के भी कुछ उत्तर लिखेंगे, उसमें भी पारिस्थितिकी, आपदा प्रबंधन जैसे अवधारणाओं की आवश्यकता आपको होगी। तो आप प्रयास कीजिए इस अंतर विषय उपागम अर्थात मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच को विकसित करने का, तो सफलता निसंदेह बहुत कम समय में ही कदम चूमेगी। यही टीम दृष्टि का प्रयास भी है। चलते हैं हम लोग 2018 के प्रारंभिक परीक्षा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो चौथा वीडियो है उसको देखते हैं। कुल 12 प्रश्न इसमें हैं, तो देखते हैं प्रश्नों को और समझते हैं कैसे उसका उत्तर बनेगा, और आगे इस प्रकार के तथ्य या अवधारणाओं को आप कैसे कलेक्ट कर पाएंगे, संग्रहित कर पाएंगे। चलते हैं प्रश्नों को देखते हैं। जो पहला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना अर्थात जो क्लाइमेटिक चेंज पर, जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना, इसको इंग्लिश में देख लीजिए। व्हेन वाज इंडियाज फर्स्ट नेशनल एक्शन प्लान, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेटिक चेंज रिलीज्ड। देखो, ये रिलीज्ड हुआ था 2008 में। ये तथ्य मैंने पहले भी आप लोगों से कहा है कि प्रश्न को आने के बाद यदि आप उत्तर निकालना चाहें तो बड़ा आसान होता है, लेकिन ये टफ नहीं था। क्यों? क्योंकि आप ध्यान रखिएगा, भारत में जब जैव विविधता सम्मेलन हुआ जोहान्सबर्ग में, जैव विविधता नहीं, जो पर्यावरण के संरक्षण के लिए विशेष करके सतत विकास को लेकर के जो जोहान्सबर्ग समिट हुआ था, उसके बाद भारत पर भी इस प्रकार के प्रयास निरंतर लगाए जा रहे थे कि भारत इस संदर्भ में और क्या क्या कर रहा है। तो 2005 में कई ऐसे अधिनियम बने, और 5 के बाद सीधे तौर पे 2008 में भारत सरकार ने जलवायु परिवर्तन को लेकर के अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की कार्य योजना को, यानी राष्ट्रीय कार्य योजना को लोकार्पित किया। और लोकार्पण की इस प्रक्रिया में, मतलब जो 30 जून को ये पब्लिश हुआ था, 30 जून 2008 को, और बड़ा ही कंसेप्चुअल एक पैटर्न डेवलप किया गया। वो कंसेप्चुअल पैटर्न क्या है, क्योंकि आगे भी जब इस पर प्रश्न आएगा आप बना सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेटिक चेंज, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेटिक चेंज, NAPCC, जो 30 जून 2008 को हुआ, ये बेसिकली किन किन चीज़ों से कंसर्न था। तो सबसे पहले एक प्लान दिया गया कि भाई लोगों को जागरूक बनाया जाए।
जागरूकता। अब देखो जागरूकता का क्या क्या आधार हो सकता है। तो जागरूकता का एक सिंपल आधार होता है शिक्षा। मतलब केवल ये नीति एक घोषणा के तौर पे नहीं था, ये कई चीजों को इनकॉर्पोरेट करने लगा। शिक्षा यानी सबसे पहले आप देखेंगे ग्रेजुएशन से लेकर के मैट्रिकुलेशन तक में जो नेशनल एक्शन प्लान था क्लाइमेटिक चेंज से कंसर्न चीज़ों को लेकर के, बायोडाइवर्सिटी से चीज़ों संबंधित चीज़ों को लेकर के वो बताया जाने लगा। जैसे नवीकरणीय अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत बताने से ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि सोलर पैनल्स ओवरऑल उसकी जो प्रक्रिया है, या जो वायु ऊर्जा निर्माण की जो प्रक्रिया है, किन क्षेत्रों में है, क्यों है, क्या उसका प्रभाव हो सकता है, वो मैट्रिक के यानी 10th के बच्चे या उसके पहले जो बच्चे पढ़ते हैं 8th में 9th में, उनको भी सिंप्लिसिट किया जाए। अर्थात शिक्षा को आधार बनाया गया ताकि बच्चे स्कूली पढ़ाई के दरमियान अंतर्गत ही जागरूक बनने शुरू हो जाए। उसके अलावा ये शिक्षा दो प्रकार से चलता, औपचारिक साथ ही अनौपचारिक। यानी जैसे आंगनबाड़ी केंद्र है, आंगनबाड़ी केंद्र जो पंचायती राज का है, उसके अंतर्गत भी जो खासकर महिलाएं हैं, ग्रामीण महिलाएं, उनको जागरूकता फैला दिया जाए, उनको जागरूक बनाया जाए, उनको बताया जाए कि वृक्ष लगाने से क्या लाभ हो सकता है, किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में, किस प्रकार के ग्रामीण अंचल में किस प्रकार का वृक्ष लगाया जाना चाहिए। इस प्रकार की जागरूकता, इसको अनौपचारिक कहा गया। अर्थात ऑफिशियली उसका एग्ज़ाम वगैरह नहीं होगा, लेकिन जानकारी देने से, जानकारी का प्रयोग जब आगे बढ़ेगा तो उसके लाभ भी उनको दिखने लगेंगे। तो शिक्षा को औपचारिक और अनौपचारिक में बांटा गया। ये सब देखिए मेन से भी कंसर्न होता जा रहा है। इसके अलावा जो सरकारी प्रोजेक्ट्स हैं, जो सरकारी परियोजनाएं हैं, जैसे मान लीजिए आप भारत की सबसे बड़ी एक्सप्रेसवे परियोजना है गंगा एक्सप्रेस परियोजना उत्तर प्रदेश की। मैं एग्जांपल लेता हूँ। उस परियोजना के अंतर्गत वो जहाँ जहाँ से सड़क गुजरेगा एक्सप्रेसवे, ये उत्तर प्रदेश, पूर्व उत्तर प्रदेश के गाजीपुर, वहाँ से आगे फिर बिहार तक प्रवेश करेगा। गाजीपुर तक तो प्रोजेक्टेड है ही है। तो ओवरऑल आप इसको ध्यान से देखिए और समझिए इस गंगा एक्सप्रेसवे को। तो रास्ते में जब ये 8 लेन तो कम से कम होगा, उसके अलावा दोनों तरफ ताकि कोई पशु जो है, खासकर नीलगाय आदि कई क्षेत्रों में पाए जाते हैं, इवन कुत्ते भी हो गए, वो प्रवेश ना करें। तो लगभग 30 मीटर आगे तक जो सड़क के जल के एकत्रित होने का जगह होता है, और साथ ही साथ उसके बाद करीबन 20 मीटर तक घेरा जाता है ताकि कोई पशु उससे ही प्रवेश ना करे। एक्सप्रेसवे के अवधारणाओं में ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। तो निसंदेह आपको कई जगह वृक्ष काटना होगा। प्लस आप जब कंक्रीट बनाएंगे तो वहाँ पर भूमंडलीय तापन की प्रक्रियाएं तुलनात्मक रूप से ज़्यादा होंगी। उसको कम करने के लिए क्या क्या किया जा रहा है? तो उसको कम करने के लिए सबसे पहले एक तो दुर्घटना भी उससे कम होता है। सड़क दोनों मतलब आने जाने वाले जो 4-4 लेन्स होते हैं, उनके बीच में थोड़े से गार्डन की व्यवस्था की जाए, उसमें फूल वाले, ताकि सुंदरता यानी खूबसूरती भी बढ़े, और साथ साथ गहरे झाड़ी वाले वृक्ष लगाए जाएँ, पौधे लगाए जाएँ झाड़ी वाले, श्रब्स वाले, ताकि वो घने हों, तो लाइट तो आर पार ना ही हो, साथ ही साथ वो पर्यावरण सम्मत भी हों। इसके अलावा आउटर एरियाज़ में बड़े बड़े वृक्ष भी लगाए, धीरे धीरे प्लांटेशन भी किए जाएँ। तो इस प्रकार की जागरूकता जो ठेकेदार या जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, छोटे ठेकेदार तो होते नहीं, इसमें बड़े बड़े होते हैं, उनको पहले ही प्रोजेक्ट में शामिल करके दे दिया जाए। जैसे हम होते हैं कि खाने में भाई ये चीज़ तो चाहिए, साथ में ये सलाद भी मुझे चाहिए ही चाहिए, तो आप ये देते हो तब डिलीवरी लेंगे, वरना हम नहीं लेंगे, और फिर डिलीवरी लेंगे तभी आपको पैसा देंगे। तो प्रोजेक्ट्स में पहले ही इस बात की जानकारी दे दी जाए कि क्या होगा साथ में। जैसे अब इस परियोजना में क्या होगा, जो भी सड़क पे लाइट्स लगेंगी, यानी सड़क पे जो लाइट लगेंगे, सड़क की जो बत्ती होगी, वो सोलर प्लेट से कंसर्न होगी। सोलर प्लेट से कंसर्न होगी, अर्थात उसके लिए हम बिजली कहीं से लेके नहीं आएंगे, सोलर प्लेट से ही वो बिजली जलने का कार्य करेगा। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सकता है ना। ओवरऑल ये सड़क परियोजना है, ये मैंने एग्जाम्पल दिया। तो एक जो औपचारिक और अनौपचारिक जागरूकता है, जो शिक्षा से संबंधित है, विविध प्रकार के क्षेत्रों से संबंधित है। अब इसमें मैं लिख रहा हूँ सिंपली विविध प्रकार के क्षेत्र, विविध प्रकार की गतिविधियां, इन सबको जो है हम इसमें जोड़ लेंगे। मैंने एक एग्जाम्पल दिया है ये वाला। इसके अलावा जो खास करके समस्या आता है वो ऊर्जा को लेकर के आता है।
ऊर्जा में जो नवीकरणीय संसाधन है, नवीकरणीय यानी रिन्यूएबल संसाधन है, विशेष करके सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जिसमें कि सौर ऊर्जा को विशेष तौर पे बढ़ाने की बात की जा रही है, क्योंकि पोल्यूशन भी नहीं है, इजी टू यूज़ है और सब जगह भारत में, मतलब हिमालयी क्षेत्र को छोड़ दिया जाए तो इजीली अवेलेबल भी है। तो ऊर्जा के स्रोतों में इनको बहुत तेजी से बढ़ाने की बात की जा रही है। साथ ही साथ आप ध्यान रखिएगा संसाधन प्रबंधन, संसाधन प्रबंधन। अब संसाधन प्रबंधन में सबसे ज़्यादा जरूरी है विवेक सम्मत यानी डिप्लेटेबल संसाधन, जैसे वन संसाधन, भूमि संसाधन या वन संसाधन, भूमि संसाधन, जल संसाधन, ये सब विवेक सम्मत संसाधन है, विजडम बेस्ड, विवेक सम्मत संसाधन। तो इनका यदि बेहतर से प्रयोग किया जाए तो ये बहुत बेहतर हो सकते हैं। जल संसाधन, भारत में जल की कमी नहीं है। इसके अलावा अन्य संसाधन जैसे खनिज आधारित संसाधन, थोड़ा डिटेल में चल रहा है ये, लेकिन आपको ही फायदा करेगा। खनिज आधारित या मानव संसाधन है ना। इसके अलावा जो हिमालय पारिस्थितिकी है उसका संरक्षण, हरित भारत का निर्माण, शासन व्यवस्था से जुड़ाव, शासन या अभिशासन, गवर्नेंस, अभिशासन व्यवस्था से जुड़ाव यानी जन सहभागिता की सुनिश्चितता भी देखिए इसमें शामिल है, तब जाके सफल होगा। एंड एट लास्ट दैट वुड बी कंसर्न विद द सतत विकास। कैसे होगा? जब जलवायु परिवर्तन को हम रोकेंगे, क्लाइमेटिक चेंज को, परिवर्तन को हम रोकेंगे तो इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो फाइनली ये नेशनल जो क्लाइमेटिक चेंज पे जो कार्यकारी योजना है भारत की, ठीक है, ओवरऑल, तो इतने प्रकार के प्रोजेक्ट संबंधित है उसमें। आर्थिक, सामाजिक सभी प्रकार की गतिविधियों को आप शामिल करके देखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, 30 जून को ये भारत 8 में घोषित हुआ था, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेटिक चेंज। तो थोड़ा डिटेल में इसलिए बता दिए क्योंकि मेन से भी कई बार ये कंसर्न हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मानव जनित जीवोम का उदाहरण है? देखो, जीवोम का इंग्लिश टर्म होता है बायोम, शायद यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ होगा, लोग बायोम। इसका हिंदी होता है जीवोम। बेसिकली इसमें अध्ययन तो होता है वनस्पति का, परंतु इसमें जीव शामिल होते हैं। जीव में वनस्पति और जंतु दोनों होते हैं, वनस्पति एवं जंतु दोनों होते हैं। अर्थात किसी भी बायोम का जब हम अध्ययन करते हैं तो उस प्रदेश में जो वनस्पति और जंतु होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं बायोम, हिंदी में कहते हैं जीवोम। केवल वनस्पति का मूलतः अध्ययन इसलिए होता है क्योंकि वनस्पति जिस प्रकार की होती है उसी प्रकार के जंतुओं का विकास होता है। जैसे घास भूमि है तो खुर वाले चरने वाले जो हर्बीवोर्स हैं, शाकाहारी पशु वो होंगे। जब खुर वाले चरने वाले पशु होंगे तो मांसाहारी बिल्ली प्रजाति के पशु अर्थात बाघ, शेर, चीता, तेंदुआ इस प्रकार के होंगे, या लकड़बग्घा, सियार या भेड़िया। भेड़िया तो इससे कम होता है जहाँ लकड़बग्घे होते हैं। तो एक चेन बनता है फिर, यानी वनस्पतियों के स्वरूप के बेसिस पर ही जंतुओं का स्वरूप भी निर्धारित होता है। अब ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मानव जनित जीवों है? मानव जनित जीवों, तो एंथ्रोपोजेनिक है ना। तो ओबियसली जल तंत्र हो नहीं सकता, घास का मैदान हो नहीं सकता, ये सब प्राकृतिक होता है। वर्षा वन हो नहीं सकता, लेकिन फसली भूमि हो सकता है। लेकिन एक बात मैं यहाँ आपको बता दूं, घास के मैदान में जैसे आप जीसी लियोंग पढ़ेंगे या और भी कई पुस्तकें हैं जो आपके इजिली रीच में है, मैं उसकी भी चर्चा कर रहा हूँ। जीसी लियोंग की पुस्तक में बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है, ड्यू टू सम ह्यूमन इंटरफेरेंसेस
द सूडान और सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेटिक tropical grasslands has converted as the grasslands. Otherwise, lots of trees and plants were developed, but gradually it was finished due to the human interferences. अर्थात प्रारंभिक स्तर पे तो सवाना और सूडान प्रकार के जलवायु में वृक्ष भी पाए जाते थे। हाँ, यद्यपि वो वृक्ष उसी मशरूम या छाते प्रकार के स्थलाकृति जैसे होते थे, लेकिन वृक्षों की सघनता ज़्यादा थी, क्योंकि खासकर जो बुशमैन हैं या जो मिशाई हैं वो जंगल में आग खूब लगाते थे। तो जंगल में आग लगाने और शिकार की प्रक्रियाएं जो उनको थी, झूम कृषि नहीं करते थे, वो हंटर्स एंड गैदरर्स ही थे, शिकारी संग्रहकर्ता ही थे, परंतु इस प्रक्रिया से उन्हें मांस या पशुओं की उपलब्धता होती थी, शिकार इजिली कर लेते थे। जैसे जंगल धीरे धीरे साफ होता चला गया एंड फाइनली दैट कन्वर्टेड इन द ग्रासलैंड्स, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। ठीक है, यानी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स ऐसे भी मतलब प्राकृतिक तौर पर भी पाया जाता है, परंतु उसको वृक्ष रहित, बिल्कुल रहित तो नहीं है, परंतु वृक्षों के गहनता को घटाने में मानवीय हस्तक्षेप का बड़ा प्रभाव है। हालांकि यहाँ पर घास भूमि है, ये सवाना घास भूमि होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं होता, लेकिन लगभग वही होता है। यानी वी हैव टू चूज बेस्ट अमंग द वर्स्ट। समटाइम्स ऐसा भी होता है, चुनाव का एक कोटेशन है, कई बार चारों प्रत्याशी बेकार है, फिर भी आप चुनाव का बहिष्कार न करें, उन घटियों में जो सबसे बढ़िया है उनका चयन करें। ठीक वैसे ही ऑप्शन में भी हो सकता है। हालांकि यहाँ पर फसली भूमि है, परंतु सपोज कीजिए फसली भूमि नहीं होता तो घास के मैदान, खासकर उष्ण घास, कटिबंधीय घास के मैदान या सवाना घास के, जैसे भारत में लीजिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, लेकिन इस घास के मैदान में सघन वन पाए जाते थे। आप इतिहास पढ़ेंगे तो विदेथ मथुआ की जो कहानी ऋग्वेद में है, सतपथ ब्राह्मण में, कि विदेथ मथुआ ने जैसे घृत का नाम लिया, मुख से अग्नि निकली और उसने जंगल को जला दिया, और तब लोहे के औजारों से मध्य गंगा घाटी के उन वनों को साफ करना आसान हो गया और कृषि से द्वितीय नगरीकरण अर्थात सेकेंड अर्बनाइजेशन का जन्म हुआ। ये आर एस शर्मा की थ्योरी है, हालांकि अब तो कट चुका है, कई इसके काउंटर थ्योरीज आ चुके हैं, प्रूव हो चुके हैं। इसके बावजूद कहीं ना कहीं जो गंगा के मैदानी क्षेत्र में सघन वन पाए जाते थे उनको काटा तो गया ही। तो यहाँ पर घास भूमियों के विकास का या चारागाह के विकास में मानवीय हस्तक्षेप एक प्रमुख भूमिका रखता है ना। हालांकि इसका उत्तर है मानव जीवन का फसली भूमि। अब देखो, फसली भूमि में आप कहेंगे सर जीवोम कैसे हो सकता है, तो एक तो जिस फसल का उत्पादन, जैसे बागानी फसल है चाय, तो परंपरागत रूप से दार्जिलिंग में, असम में या हिमाचल प्रदेश में ही चाय कृषि नहीं होती थी। चाय की झाड़ियों को मानव ने लगाया है, उसको प्लांटेशन इकोनॉमी के अंतर्गत उसका डेवलपमेंट किया है। या हम धान या गेहूं की ही कृषि की बात करें, रबी में दलहन तिलहन की बात करें, तो 4 महीने के लिए मानव लगाता है, तो 4 महीने वो पौधा जो रहता है उसको मानव लगाता है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, केवल वो पौधा ही नहीं लगता, जैसे धान के खेत वालों में, धान के खेतों में सांप जरूर आता है। धान खेत चूंकि वहाँ फसल ज़्यादा होता है, इसीलिए नाग देवता की पूजा की जाती है और किसान उनको दूध पिलाते हैं, क्योंकि वो चूहो खाते हैं। चूहो खाने के लिए सांप आते हैं, उसी में कई बार आदमी को भी काट लेते थे वो। एनीवे, परंतु मैदानी प्रदेश में जो संस्कृति का विकास हुआ, उस संस्कृति के विकास के पीछे कृषि की ये भूमिका है। अब आप देखेंगे गौरैया से भी आप देखेंगे पूर्वी उत्तर प्रदेश में और बिहार में कुछ विशेष चिड़ियाएँ होती हैं जो धान के खेत में ही पाई जाती हैं, जैसे बगेरी। बड़े चाव से लोग इसको, जो खासकर पक्षियों को खाते हैं, छोटी छोटी होती हैं, गौरैया से भी थोड़ी छोटी होती हैं, उनको ये लोग खाते हैं। ये धान के खेत में ही होती है। धान के खेत का मतलब हो गया, धान का खेत जब पकने वाला होगा तो ये चिड़िया बहुत ज़्यादा दिखती है, यही उसकी ब्रीडिंग का टाइम भी होता है। ओवरऑल पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और सीमित रूप से झारखंड में ये बहुत ज़्यादा पाई जाती है, उड़ीसा में भी पाई जाती है। स्थानीय लोग उसका शिकार करके खाते हैं। शिकार मतलब जाल में पकड़ते हैं या पकड़ के खाते हैं उसको, नो डाउट। परंतु एक बात यहाँ तय है, मैंने एक एग्जाम्पल इसलिए दिया था कि आप इस चीज़ को रिकॉल करके, कोरिलेट करके समझ सकें कि जब धान की खेती होती है तो विशिष्ट प्रकार की चिड़ियाएँ वहाँ पे आती हैं। जैसे अभी आप देखेंगे, खासकर इलाहाबाद जो सबसे बड़ा सेंटर है यूपीएससी की तैयारी करने वाले परीक्षार्थियों का उत्तर प्रदेश में, संगम में विद्यार्थी जरूर जाते हैं। तो सेवेरियाई जो क्रेन पक्षी है बगुला प्रजाति का, वो आपको वहाँ बहुत ज़्यादा दिखेगा, बट गर्मियों में बहुत लीस्ट दिखेगा, क्योंकि जैसे गर्मी प्रारंभ होना शुरू होता है, ठंड शीत ऋतु समाप्त होती है, ये वापस चले जाते हैं सेवेरिया। तो ये प्रवासी पक्षी हैं। हालांकि अभी उनको खाने की प्रक्रियाएं मैंने नहीं देखा किसी ने शिकार किया हो या खाया हो, बल्कि उसको बेसन आदि का वहाँ पर स्थानीय जो लोग होते हैं वो खरीद करके, बच्चे जो भी पर्यटक भी जाते हैं वो खिलाते हैं। हो सकता है लोग मार के खाते भी हों। लेकिन आप एक बात ध्यान रखिए कि सीजनल हो रहा है ना,
शीत ऋतु में। इसी प्रकार से रब्बी के समय कुछ विशेष प्रकार के जंतु या पक्षी सक्रिय होते हैं, खरीफ के समय कुछ विशेष प्रकार के जंतु पक्षी सक्रिय होते हैं। तो ये जीव हो गए और वनस्पति हो गया फसल। तो ये विशेष प्रकार के एक बायोम हो गया जो एंथ्रोपोजेनिक बायोम है, अर्थात मानवजनित बायोम है, इसलिए इसका हम कहेंगे फसली भूमि। अब आप अगर बायोम के अवधारणाओं में जाएंगे, जैसे इग्नू स्पष्ट तौर पर लिखता है कि सागरीय यानी जलीय क्षेत्र में बायोम नहीं होता, इसको नहीं माना जा सकता, क्योंकि ओवरऑल मैं अध्ययन से आपको जोड़ के बता रहा हूँ। साथ ही साथ सागरीय बायोम को डिसमिस करने का तात्पर्य सीधा यहाँ पर एक और भी है कि मानव जनित बायोम को तो स्वीकार वो पैनल करेगा ही नहीं। लेकिन ओवरऑल जो अध्ययन की प्रक्रियाएं आई हैं, आप सविन सिंह सर जो हैं उनका पर्यावरण भूगोल का किताब पढ़िए, पांडा किताब पढ़िए, या और भी जो रिपोर्ट्स आए हैं उसमें स्पष्ट तौर पे है कि अब एंथ्रोपोजेनिक जो बायोम है उसको अवॉइड नहीं किया सकता, क्योंकि मानव का हस्तक्षेप अब सब जगह है। तो अंटार्कटिका पे भी जाकर के शोध के नाम पे लोग पर्यटन भी शुरू हो रहा है अब। एनीवे, तो इसका उत्तर डी होगा 33वें प्रश्न का। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है? आपका समानता उत्तर होगा ऊंट, लेकिन ये बिल्कुल भी गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स कैन लाइव फॉर द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन विदाउट ड्रिंकिंग वाटर? अब मैं आपको सीक्वेंस बता दे रहा हूँ। इसके अनुरूप सबसे जो कंगारू होता है, ये कंगारू लगभग 3 से 4 महीने तक बिना पानी पिए रह सकता है। कैन यू इमेजिन? 3 months। नेक्स्ट इज ऊंट। ऊंट लगभग 7 महीने तक बिना पानी पिए रह सकता है। और ये ध्यान रखिएगा, जिराफ जो होता है ये लगभग 8 से 9 महीने तक। कई लोग ये समझते हैं कि जिराफ जो है, चूंकि जिराफ यदि खाना खा रहा है ना, पत्तियां, जिराफ पानी अगर ना मिले तो बिल्कुल पीने का प्रयास भी नहीं करता, क्योंकि जिराफ की विशेषता ये है कि पत्तियों को खाने की प्रक्रिया में ही पानी की आपूर्ति या जल की आपूर्ति वो पूरा कर लेता है। क्योंकि वेजिटेशन में पत्तियों में तो जल रहेगा ही रहेगा, कोई भी बॉडी में 70% तो जल होता ही होता है, वो आपूर्ति पूरा कर लेता है। ऊंट से ज़्यादा समय तक, खासकर सवाना घास भूमि में ही देखा जाता है, जिराफ रहता है। ये आपको थोड़ा आश्चर्यजनक लगेगा कि सर कहीं उल्टा तो नहीं बता रहे। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये कंगारू जो चूहा होता है, ये कंगारू चूहा ये 9 से, यानी कई बार कुछ कंगारू चूहे का जन्म हुआ और जन्म के बाद से उन्होंने पानी पिया ही नहीं और ऊपर से धार गए। यानी जन्म के पश्चात कई बार कंगारू चूहे पानी ही नहीं पीते। हाँ, एक चीज यहां जो मैंने इंडिकेट किया, जिस प्रकार से जिराफ पत्तियों के खाने की प्रक्रिया में जल की आपूर्ति कर लेता है, पूरा कर लेता है, ठीक उसी प्रकार से कंगारू चूहे भी करते हैं। तो ये जो कंद फल खाते हैं, खासकर जो अर्धमरूस्थलीय क्षेत्रों में मिलता है, उससे इनकी पानी की आपूर्ति पूरी हो जाती है। लेकिन एक मुद्दा है कि फिर भी यदि जल उपलब्ध ना हो तो, सामान्य भोजन सब चारों को दिया जाए तो कंगारू चूहे 4-4, 6-6, 8-8 साल तक, वर्ष की बात कर रहा हूं, बिना पानी पिए जीवित रह सकते हैं। इसलिए इसका उत्तर होगा कंगारू चूहा। कंगारू मेनली पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, पहचान है ऑस्ट्रेलिया की कंगारू। इसके अलावा नॉर्थ वेस्ट अमेरिका में थोड़ा सा पाया जाता है। ऊंट जो है मरुस्थलीय प्रदेशों में पाया जाता है, ये आप सबको पता है। मरुस्थलीय प्रदेशों में मरुस्थल का जहाज भी कहते हैं। जिराफ सवाना प्रदेश या सूडान प्रदेश में सर्वाधिक पाया जाता है। और जो कंगारू चूहा है वो नॉर्थ वेस्ट अमेरिका, साथ में ऑस्ट्रेलिया, इन दोनों जगह पाया जाता है। और ये इसलिए चर्चाओं में है क्योंकि ध्यान रखिएगा, जो ऑस्ट्रेलिया में आग लगा था, उस लगने वाले आग में बहुत व्यापक स्तर पे कई प्रकार के पशु लगभग विलुप्ति के कगार पे आ गए। उनमें एक पशु ये कंगारू चूहा भी है। ये कंगारू चूहा सांप से भी लड़ जाता है, क्योंकि इसकी उछलने की जो क्षमता है वो 6 से 8 फीट है। यानी एक चूहे के आकार, चूहा से छोटा ही होता है, जो हमारे यहाँ जो खासकर रेलवे स्टेशन के चूहे होते हैं, अगर 6 फीट उछलता है तो सांप के लिए बड़ा मुश्किल है कि इसको पकड़ सके। और यदि इसने पकड़, मतलब इसके दांत बड़े नुकीले होते हैं, चूहे का तो होता ही है, तो ये कुतुर करके उसको, यानी काट करके समाप्त नहीं कर सकता है। तो इसका उत्तर होगा कंगारू चूहा बिना पानी पिए लंबी अवधि तक रह सकता है। ठीक है, अब ये भी पूछा सकता था, ये कहाँ होता है, पाया जाता है, थोड़ा सा क्वेश्चन का प्रारूप यह भी हो सकता है। अगला प्रश्न है,
भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मेरीन बायोडायवर्सिटी किस शहर में स्थापित हुआ है? प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मेरीन बायोडायवर्सिटी ओबियसली ये तटीय क्षेत्र में ही होगा। हालांकि ध्यान रखिएगा ये भारतवर्ष है, यहाँ पर कब क्या बन जाए कुछ तय नहीं है। भारत में सुनामी शोध संस्था जो बनता है वो हैदराबाद में उसका हेडक्वार्टर होता है, किसी तटीय प्रदेश में नहीं होता। सुनामी के बाद 2005 में जो सुनामी आया सबसे पहली बार, भारत में आपदा प्रबंधन कमीशन का निर्माण किया गया, बजट में उसके लिए वित्त की व्यवस्थाएं की गई। लेकिन आपको जानकर घोर आश्चर्य होगा, जिस सुनामी के कारण से आपदा प्रबंधन एक्ट लाया गया था, उस आपदा प्रबंधन एक्ट में 5 आपदाओं की चर्चा की गई थी, उसमें सुनामी ही गायब था, क्योंकि ये भारतवर्ष है। हालांकि ये मैं कमेंट के तौर पे नहीं कह रहा, भारतवर्ष में कई चीज़ें बड़े सकारात्मक प्रकार से भी होती हैं। तो प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मेरीन बायोडायवर्सिटी ये गुजरात के जामनगर में है। बेसिकली गुजरात का मैप ऐसे है, यहाँ पर जो ये इलाका है, यहाँ से ये वाला पूरा यही है जामनगर का, यहीं पर द्वारिका भी है, यही है जामनगर का। अब यहाँ पर प्रथम बार पीपीपी, ये आपने खासकर इकोनॉमी में पढ़ा होगा, पब्लिक प्राइवेट, और तीसरा हो जाता है पार्टनरशिप। ये बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत पीपीपी का प्रथम मॉडल है, जो रिलायंस के साथ टाई अप हुआ है। अर्थात बायोडायवर्सिटी के विकास की प्रक्रिया में प्रथम बार भारत में कोई निजी कंपनी उतर रही है, उसका नाम है रिलायंस, जो जामनगर, चूँकि जामनगर में पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का खनन केंद्र भी है, वहाँ से पाइपलाइन भी बनाया गया है जामनगर में। यहीं पर पोरबंदर भी है, आपने सुना होगा गांधी जी, जो हमारे महात्मा गांधी जी हैं, उनके पिताजी इसी पोरबंदर राज्य के दीवान थे। यहीं पर उसके तटीय क्षेत्र में द्वारिका भी है, ठीक है। तो यहीं जामनगर में भारत का पहला नेशनल सेंटर फॉर मेरीन बायोडायवर्सिटी का निर्माण किया गया है, जो पीपीपी के मॉडल पे है, रिलायंस के द्वारा समझौता हुआ है। यानी बायोडायवर्सिटी पार्क में ये प्रथम है जो पीपीपी के मॉडल से कंसर्न है, यह भी ध्यान रखिएगा। और थोड़ा सा लोकेशन भी कि ये कहाँ पर है। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो जो अगला प्रश्न है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है? जो ग्रीन पीस इंटरनेशनल है, आखिर वो सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि वो काम क्या करता है। तो ये ग्रीन पीस जो इंटरनेशनल है, ये एम्स्टर्डम में है, ये नीदरलैंड में है, एम्स्टर्डम नीदरलैंड। अब फिर मैं कह रहा हूँ, थोड़ा सा आप ये भी जानिए कि इसका लोकेशन कहाँ पर है। यूरोप अगर ऐसे है, ये स्पेन, पुर्तगाल, यहाँ पे हो गया इटली, और यहाँ अफ्रीका, यहीं पर है ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लिश चैनल, है ना। यहीं पर है नीदरलैंड। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम में ही ग्रीन पीस इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर है। इसके लिए करता क्या है, तो जितने भी प्रदूषक हैं, मानवीय गतिविधियां जो प्रदूषक हैं उन पे रोक लगाने की बात करता है। जैसे कोयला, ताप विद्युत, ये कहता है बंद करिए साहब इसको। ये कहता है परमाणु ताप विद्युत, बंद करिए इसको। इसके अलावा कहता है एल्यूमिनियम का माइनिंग का खनन बंद कीजिए। मतलब सबको ये सब बंद करिए, ये इस बात का पूरी तरह से पुरजोर विरोध करता है ना। तो ओवरऑल ग्रीन पीस जो इंटरनेशनल है एम्स्टर्डम नीदरलैंड में, हालांकि कई लोग इसको विलन मानते हैं और गांधी जी से भी तुलना करके बड़ी चर्चाओं में रख देते हैं मुद्दे को। जैसे गांधी जी का कहना था वो एलोपैथ पर भरोसा नहीं करते थे, उनका भरोसा आयुर्वेद पर था। और कई बार ये कहा जाता है गांधी जी अहिंसा के आड़ में कई बार हिंसा किया करते थे। जैसे कस्तूरबा को उन्होंने अंतिम समय में भी इंजेक्शन नहीं लगने दिया,
ये कह के कि मुझे एलोपैथ पर भरोसा नहीं है, मैं आयुर्वेद पर ही भरोसा करूंगा, और किसी भी चीज़ का अतिवाद ही हिंसा है। और यहाँ तो गांधी का अतिवाद दिख रहा है। इसलिए कई लोग कहते हैं कि कस्तूरबा की मृत्यु के पीछे महात्मा गांधी जी का भी हाथ था। हालांकि सब मुद्दे बेहतर है अलग से डिस्कस करेंगे। तो ग्रीन पीस जो इंटरनेशनल है ना, नीदरलैंड में है, और नीदरलैंड में ही कई प्रकार के जो परमाणु ताप विद्युत केंद्र हैं वो हैं। तो एक आप प्रोसेस सुने होंगे कि ओवरऑल कई ऐसे राष्ट्र हैं जो विकासशील राष्ट्रों के रास्ते में रोड़े अटकाते हैं ताकि वो विकसित ही ना होने पाए। सैंक्शन लगा देते हैं। आप जब भी परमाणु का कोई परियोजना शुरू करेंगे वो सैंक्शन लगाना शुरू कर देंगे। तो नीदरलैंड का जो एम्स्टर्डम या ग्रीन पीस इंटरनेशनल जो संस्था है वो कहीं ना कहीं इसी प्रक्रिया से कंसर्न या संबंधित है। इस प्रकार का आक्षेप या आरोप भी इस पर लगता रहा है, लेकिन कई इसने बेहतर कार्य भी किए हैं, है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अगला प्रश्न है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट या प्रतिशतांत वनों के अंतर्गत है। अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017, व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री इज अंडर फॉरेस्ट। अब एक बात यहाँ ध्यान रखिएगा, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द अंडर फॉरेस्ट इज डिफरेंट कंसेप्ट, एंड अंडर फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर दैट इज टोटली डिफरेंट कंसेप्ट। यानी अगर हम अंडर फॉरेस्ट की बात करें तो इसका उत्तर तो हो जाएगा 21.54। हालांकि जो 17 का रिपोर्ट है उसमें आएगा 21.67%। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं बता दूँ आपको, 2017 का जो वन रिपोर्ट है, फॉरेस्ट जो रिपोर्ट है, वो 2 पार्ट में था, और दोनों पार्ट पर क्वेश्चन आएगा तो आप चकराएंगे। पहला आता है फॉरेस्ट कवर। फॉरेस्ट कवर ये है 21.67, तो नियरेस्ट ऑप्शन है 21.54, 21.67%। लेकिन अगर हम फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर की बात करें, अब मुद्दा आ जाएगा ट्री कवर क्या हुआ भाई, तो फॉरेस्ट में क्या होता है, ये हो जाएगा 24.56%। चूंकि ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है और पूछा गया है, ये प्लस का साइन है, मैं इसको दूसरे कलर से बना दे रहा हूं। फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर अर्थात जैसे नगरीय क्षेत्र में या जो ग्रामीण क्षेत्र में या घरों के अंतर्गत भी आप वृक्ष लगाते हैं, इट्स नॉट कंसर्न विद द फॉरेस्ट। जैसे सड़क के किनारे जो वृक्ष लगा हुआ है, इट्स नॉट कंसर्न विद द फॉरेस्ट, ये वन से संबंधित नहीं है, लेकिन वो वृक्ष तो है ना। तो फॉरेस्ट यानी जो वन संरक्षण का जो एरिया है वो, और साथ में ट्री कवर अर्थात और वृक्ष कितने हैं जिससे कि भूमि आच्छादित है या भूमि संबंधित है। तो यदि हम केवल फॉरेस्ट की बात करें, फॉरेस्ट कवर, तो वो है 21.67%, तो नियरेस्ट ऑप्शन होगा 21.54%। और यदि फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर कर दें तो ये हो जाता है 54.56%। इन दोनों डेटास को थोड़ा ध्यान रखिएगा, प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है, और दोनों को ही मैं इंडिया एयरबुक से कंसर्न करके, जो इंडिया एयरबुक का डेटा है वही मैंने आपको यहाँ पे दिया है। थोड़ा डिटेल में चलिए तो प्रश्नों तक पहुँच आपकी बड़ी आसानी से सुनिश्चित हो सकती है, तो फिर सफलता भी सुनिश्चित हो सकता है ना। चलते हैं विद्यार्थियों अगले प्रश्न की ओर। तो जो अगला प्रश्न है, भारत में बाघ परियोजना कब शुरू किया गया। ये घोर आश्चर्य का विषय है, हालांकि ह्यूमन एरर तो हो सकता है, परंतु इतने बड़े स्तर पे कोई राज्य किसी चीज़ का आयोजन कर रहा हो और इतने घटिया प्रकार की गलतियां होती हैं, कम से कम इसके लिए अकाउंटेबिलिटी तो फिक्स होनी ही चाहिए। यानी जो लोग प्रश्न बनाते हैं, जो लोग उसको चेक करते हैं, प्रेस में उसके बाद छपने जाता है, उन पर पेनल्टी तो फिक्स होना ही चाहिए। क्योंकि आप सोचिए ये कितनी छोटी छोटी गलतियां हैं। उत्तर प्रदेश हिंदी भाषी राज्य है, और ट्रांसलेशन में आप यूपीएससी को बाद में टारगेट कीजिएगा, पहले आप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को देखिए। और ये मैं खिस के नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं दुखी होकर के बोल रहा हूँ कि फिर विकास कैसे होगा। आप हिंदी हिंदी करते रहते हैं, केवल हिंदी हिंदी करने से होगा क्या? आपके यहाँ एक बढ़िया ट्रांसलेटर नहीं मिल रहा? क्या चेक करने वाले लोग नहीं मिल रहे कि कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा गलत है? एक वर्ष में एक बार आप परीक्षा लेते हैं, जिससे उत्तर प्रदेश के ब्यूरोक्रेट्स का चयन करने वाले हैं, और उसमें आप 150 प्रश्नों को भी ठीक से छपवा नहीं पाते। ये प्रत्येक किसी भी सरकार के लिए बड़े दुख का विषय है, शर्म का विषय है।
और सरकार को, हालांकि सरकार के पास बड़े काम होते हैं, कम से कम जो लोग कार्य करने वाले हैं इसके प्रति थोड़े सजग हों। और मुझे लगता है खासकर जो माननीय मुख्यमंत्री योगी जी हैं वो अकाउंटेबिलिटी अब फिक्स कर रहे हैं, महंगाइयों तक पे फिक्स कर चुके हैं। भैया आप इतना तोड़फोड़ करते हो, हिसाब दे करके आपका घर भी बेच करके हम वसूल लेंगे। तो जो लोग कार्य कर रहे हैं ना, थोड़ा उन पे भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो, क्योंकि इसमें वो ऑप्शन ही नहीं है। बाघ परियोजना प्रारंभ हुआ था 1973 में, अब देखिए एक ऑप्शन नहीं आ पाया है, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा कैंसिल। और शायद आयोग ने कैंसिल कर भी दिया है, जो नेट पे आपने देखा होगा। और वैसे ये प्रश्न बड़ा इजी था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मीथेन निम्नलिखित में से किससे निकलती है और उत्सर्जित होती है? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है यूपीपीसी और यूपीएससी का। मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है, अर्थात CH4। जैसे आर्द्र भूमियों से या बायोगोबर गैस से मीथेन बहुत ज़्यादा निकलता है। केवल धान के खेत से, जहाँ भी देखो जल जमाव होगा वहाँ मीथेन निकलेगा, इसलिए धान के खेत से, आर्द्र भूमि से, जहाँ भी पत्तियाँ सड़ेंगी गलेंगी, या जैसे कूड़ा घर से, वहाँ भी मीथेन निकलेगा। जब भी किसी चीज़ का डिकम्पोजिशन होगा वहाँ मीथेन रिलीज होगा। तो कूड़े घर से भी मीथेन होगा, या कोई जैसे खाद बनाने की प्रक्रिया है वहाँ भी मीथेन निकलेगा। जो बायोगोबर गैस है, सुलभ इंटरनेशनल जिस प्रकार से बिजली का निर्माण करता था उसमें मीथेन गैस निकलेगा, मीथेन से ही होता है। इवन नालों से भी निकलता है, वो मीथेन गैस होता है। इसके अलावा केवल दीमक की बाम्बी से, जो दीमक मोम छोड़ता है, उससे भी मीथेन गैस निकलता है। तो इसमें उत्तर हो जाएगा ए और बी, यानी दोनों ही ऑप्शन सही है, ये भी होगा और ये भी होगा। लेकिन इसके अलावा भी सोच जानिए आप, जैसे इसको प्राकृतिक और दीमक वाला हो गया, प्राकृतिक धान का खेत हो गया कृत्रिम। लेकिन इसके अलावा जो आर्द्र भूमियाँ हैं, आर्द्र भूमियों को पृथ्वी के पर्यावरण या पारिस्थितिकी का फेफड़ा कहते हैं, लंग्स। और निसंदेह वो बड़े सकारात्मक होते हैं, लेकिन जान के आपको आश्चर्य होगा कि कुल 11% ग्लोबल वार्मिंग के लिए ये वेटलैंड्स ही जिम्मेवार हैं। लेकिन अगर 11% भूमंडलीय तापन कराते हैं तो उससे 5 से 9 गुना ज़्यादा ये कई मामलों में लाभ कराते हैं। उन लाभों की प्रतिशतता इनसे बहुत ज़्यादा है। और लियोपोल्ड मैट्रिक्स, जो किसी भी चीज़ के सकारात्मकता और नकारात्मकता को पारिस्थितिकीय संदर्भ में, आपदा के संदर्भ में मापने का एक बड़ा आधार है, उसका ये कहना है कि यदि 60% लाभ और 40% हानि है, 60 नहीं 61 कर देते हैं, 39%, 40% से कम है, तो आप उस परियोजना को चला सकते हैं। और यहाँ पर तो 11% यदि लॉस है भूमंडलीय तापन के संदर्भ में, तो मान के चलिए उसका कम से कम 5 to 10 टाइम्स प्रॉफिट है, बेनिफिट है। तो कोई डाउट ही नहीं है कि बहुत बड़े लाभकारी चीज़ें हैं वो। इसलिए रामसर सम्मेलन के अंतर्गत जो साइट्स आते जा रहे हैं, अब ये ध्यान रखिएगा भारत में कितने रामसर साइट्स हैं, उत्तर प्रदेश में कितने रामसर साइट्स हैं, और इस पर निरंतर क्वेश्चन आया हुआ है। जैसे उत्तर प्रदेश में भी 8 हैं, भारत में कुल कितने हैं, तो 34, अब हालांकि 43 हो गए। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा आप रिवाइज करके, जो खासकर लेटेस्ट उसमें एडअप हुआ है उन सबको शामिल करते हुए चलिए, तो प्रश्नों तक पहुंच सुनिश्चित होगी और साथ ही साथ आप इजीली चयनित भी होंगे। तो यहाँ पर दीमक की बाम्बी और धान का खेत दोनों हो जाएगा, लेकिन आप तैयार कीजिए नेचुरल कॉजेज़ क्या क्या हैं, एंथ्रोपोजेनिक अर्थात मानवजनित कारण क्या क्या हैं। तो ये वाला नेचुरल कारण हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा मानवजनित कारण। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो जो 40 है, हरित गृह प्रभाव क्या है? ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हरित गृह प्रभाव वैश्विक ताप में वृद्धि, ये तो पहला ही क्वेश्चन यहाँ पे ऑप्शन के तौर पर मिल गया। कमी होता है शीतलन। हरित गृह प्रभाव का मतलब हुआ, जैसे पृथ्वी अगर ये है और ये हमारा वायुमंडल है, तो हरित गैस जो ग्रीन गैस होते हैं, जैसे कि CO2, CH4, या इसमें और भी ले सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, ये सारे गैसेस कॉम्बिनेशन हो जाते हैं। या O3, ओजोन जो होता है वो भी एक ग्रीन हाउस गैस है। उसकी मात्रा बढ़ने से, यानी क्वांटिटी बढ़ने से, जो शॉर्ट वेव्स है, शॉर्ट वेव्स वो आया और लौटा कौन सा, लॉन्ग वेव। तो लॉन्ग वेव को ये ग्रीन गैसेस रोक लेते हैं। तो जैसे इनकी मात्रा बढ़ेगी ये भूमंडलीय तापन को जन्म देंगे। इसीलिए ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी जो हरित गृह प्रभाव है, वही ये भूमंडलीय तापन, और वही फिर है जलवायु परिवर्तन, है ना। तो जो हरित गृह प्रभाव है, हरित गृह प्रभाव, ये सीधे क्या है, ये प्रोपोर्शनेट है भूमंडलीय तापन
उपमंडलीय तापन, और ये प्रोपोर्शनेट है जलवायु परिवर्तन। और भी कई चीज़ें हैं, एसिड रेन से लेकर के सब चीज़ें आ जाएंगी, इसीलिए दीज ऑल आर इंटरलिंक्ड। ठीक है, तो वैश्विक ताप में वृद्धि, सागर जल के ताप में वृद्धि, तो हरितगृह प्रभाव से अगर ये 1 2 3 4 रहता तो सागर के जल के ताप में वृद्धि, लेकिन वैश्विक ताप में ये सागर ताप, नदी एवं झीलों के ताप में वृद्धि सब आ जाता है। ठीक है, तो अगर ABCD रहता तो उस पर हम सोचते, परंतु वैश्विक ताप में वृद्धि ही हरितगृह प्रभाव है। ये इसका आंसर हो जाएगा ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अगला प्रश्न है 41, निम्नलिखित देशों में से कौन सा 2015 में सर्वाधिक CO2 का उत्सर्जन था? ओबियसली सब कोई खिंचा हुआ है चीन पर, और उत्तर भी इसका चीन ही होगा। देखिए नंबर 1 पर चीन है, हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में भारत को तीसरे स्थान पर भी दिखाया जा रहा है, लेकिन उसमें कई रिपोर्ट्स को छिपा लेने पे ही भारत तीसरे स्थान पर आता है। नंबर 1 पर चीन है जो कुल लगभग 33 से 40% उत्सर्जित कर रहा है। नंबर 2 पे USA है। इसके अलावा नंबर 3 पे देखेंगे कि रशिया है, और वास्तविकता में भारत को देखेंगे तो भारत 10th स्थान पर है। चीन अनडाउटली मतलब पिछले 8-10 साल से नंबर 1 रहा है कार्बन का उत्सर्जक, और भारत हालांकि कई रिपोर्ट्स में ये 5वें पर भी दिखाया जाता है। तो जो ऑथेंटिक होगा उसी को आप मानेंगे, और ख़ास करके इसके लिए बेहतर होता है जो इंडिया एयरबुक आया हुआ है या भारत सरकार के कई ऐसे इन्वॉल्वमेंट के रिपोर्ट्स हैं, उनसे आप डेटा लीजिए। दृष्टि अपने वेबसाइट पे इस प्रकार के सूचनाओं को डाल देती है। या दृष्टि का जो बुकलेट है वो काफ़ी ऑथेंटिक है, कई चीज़ों से तुलना करके ही उस पर मैटर्स को डाला जाता है। और इसके लिए सबसे बढ़िया है स्टूडेंट्स, आप दृष्टि के वेबसाइट को यूज़ कीजिए। दृष्टि के वेबसाइट पे इतनी ज़्यादा बेहतर सूचनाएं हैं कि आपको तैयारी करने के लिए कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। मैं स्पेशली रिकमेंड कर रहा हूँ दृष्टि का वेबसाइट। वहाँ पे इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, जो भी अखबार में भी अच्छे न्यूज़ आते हैं, भूगोल और आप में भी अच्छे न्यूज़ आते हैं, वहाँ से आप सीधे कलेक्ट कर सकते हैं। तो और इसमें कोई परेशानी की बात ही नहीं है, आप जाइए पढ़िए, फ्री है बिल्कुल, वो लीजिए पढ़िए, हिंदी में भी अवेलेबल है और इंग्लिश में भी अवेलेबल है। तो चीन नंबर 1 है। ओवरऑल सीक्वेंस बनाने की बात होती तो चीन, USA, देन फ्रांस आता, तब भारत आता। कई रिपोर्ट्स में भारत को तीसरे स्थान पर दिखाया जाता है। फिलहाल इसका तो सिंपल उत्तर हो जाएगा चीन। चलते अगले प्रश्न की ओर। 42, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता? नाभिकीय ऊर्जा करेगा, पेट्रोलियम ऊर्जा करेगा, कोयला करेगा, तो इसलिए सौर ऊर्जा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, किसी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए। क्योंकि नाभिकीय ऊर्जा जो भी तापमान को बढ़ाएगा, सिंपल क्वेश्चन ये है कि पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं करता। तापमान जब भी बढ़ेगा, कोई भी चीज़ आप जलाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होगा, उससे मीथेन भी निकल सकता है या नाइट्रस ऑक्साइड निकलेगा, जलाने से नाइट्रस ऑक्साइड भी निकलता है। अब ये सब जा करके कई प्रकार के द्वितीयक पोल्यूटेंट्स को भी जन्म देंगे, यानी सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स, जो अभी इस पे क्वेश्चन भी आया था, जिसको शायद तीसरे वीडियो, जो पार्ट 3 वीडियो था 2018 के प्रारंभिक परीक्षा का, उसमें मैंने एक्सप्लेन भी किया है ना। तो ओवरऑल आप देखिएगा तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, मैं इस पर बहुत स्ट्रेस या जोर नहीं दूंगा, क्योंकि ये आदमी कॉमन सेंस से भी बना सकता है, और जो लोग ब्यूरोक्रेट बनने वाले हैं उनके पास कॉमन सेंस खासकर उत्तर प्रदेश वालों में तो बहुत ही ज़्यादा होता है। कहावत भी है कि प्रश्न पूछिए न पूछिए, उसका नाम ही उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, और बड़ा करारा मिलेगा। इस बेहतर जीवटता को, प्रतिबद्धता को, जो बेहतर रिजल्ट भी पहले देते थे, पता नहीं क्यों हिंदी मीडियम में UPSC में रिजल्ट घटता जा रहा है। हम लोगों पर भी जिम्मेवारी है, लेकिन आप लोगों पर भी जिम्मेवारी है। बेहतर गुणवत्ता के साथ, प्रतिबद्धता के साथ, दक्षता के साथ, जैसे आप पढ़ते हैं वैसे ही पढ़िए, और ज़्यादा जीवटता के साथ पढ़िए। क्योंकि हिंदी माध्यम के बच्चे अंग्रेजी माध्यम के बच्चों से, स्टूडेंट से मेहनत ज़्यादा कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। लेकिन रणनीतिक तौर पर और थोड़े से मटेरियल के गुणात्मकता के तौर पर अंग्रेजी माध्यम वाले बेहतर हो जाते हैं, इसलिए उनके चयन धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। और हिंदी माध्यम का रिजल्ट बहुत कम हो गया है, बल्कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में भी अब इंग्लिश माध्यम का वर्चस्व धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो रोकना नहीं है, मैं किसी को रोकने की बात नहीं कर रहा, लेकिन आप हिंदी माध्यम वाले अपने रिजल्ट को तो बढ़ा ही सकते हैं। खासकर इलाहाबाद विश्वविद्यालय यानी प्रयागराज इसके लिए गढ़ के रूप में रहा है, दिल्ली के बाद सबसे बड़ा केंद्र भी वही है। तो प्लीज़ आप बेहतर गुणवत्ता के साथ तैयारी कीजिए। और 2018 उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का यही चौथा वीडियो था। कुल प्रश्न यही 42, शायद एक प्रश्न और है, एक प्रश्न और, ये भी देख लीजिए।
जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है ये आपको पता होगा पहले से, 22 मई को मनाया जाता है। बेसिकली जैव विविधता दिवस में भी जो भारत का क्लाइमेटिक चेंज पे जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के निर्णय थे कि सबसे पहले जागरूकता को बढ़ाओ, फिर जैव विविधता के संरक्षण से क्या लाभ है ये बताओ, इसके बाद बताओ, यानी पहले जागरूकता को बढ़ाओ, जैव विविधता के इन सिटू एक्स सिटू कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करो, साथ में यह बताओ कि जैव विविधता केवल पर्यावरण के लिए नहीं, जैव विविधता स्वयं एक संसाधन है, अर्थात बचा रहेगा बाघ, बचा रहेगा जंगल तो बचे रहेंगे हम। क्योंकि आज देखो ऑक्सीजन, ऐसे पहले कहावतें थी कि कभी मानव पानी खरीद के पिएगा, फिर लोग हंसी मजाक में कहते थे कभी मानव ऑक्सीजन भी खरीदेगा, और कोविड-19 के समय खरीदा नहीं गया, कोई लोग तो तरस कर मर गए। हालांकि ये एक आपदा है, पेंडेमिक है, वैश्विक आपदा है, इसको आप उदाहरण के तौर पे नहीं ले सकते, क्योंकि अपवाद यानी एक्सेप्शंस कभी उदाहरण नहीं बनते, एग्जाम्पल्स नहीं बनते। लेकिन इसके बावजूद भी आप देखिए जिस प्रकार से, जिस परिमाण में या मात्रा में प्रकृति के साथ हम खिलवाड़ करते हैं, उसी मात्रा के परिमाण में प्रकृति उसको सूद समेत लौटा भी दे रही है। तो ये तो खैर प्रश्न ये भी बहुत सिंपल था। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ये जैव विविधता के वैश्विक स्तर पर संरक्षण के लिए मनाया जाता है, और इसमें 3 चीज़ें हैं, जैसे आपदा में प्रबंधन में आप पढ़ते हैं। सबसे पहले नीति बनाते हैं कि जैव विविधता के कौन कौन से क्षेत्र हैं, जो बेहतर हैं उनको पहले बेहतर बने रहने दो, जो समस्याग्रस्त हैं तो पता लगाओ समस्याग्रस्त क्यों हैं, वहाँ कोई चीज़ घट रहा है या शिकार ही हो रहा है या नेचुरल कॉजेज से भी कुछ परेशानी आ रही है, तो पता करो, उसको दूर करो। यानी प्री डिजास्टर मैनेजमेंट, ड्यूरिंग डिजास्टर मैनेजमेंट एंड पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट, यानी कि आपदा के पहले का प्रबंधन, आपदा के दौरान का प्रबंधन और आपदा के बाद का प्रबंधन। इसी अवधारणा को यहाँ पे लगा दीजिए। यानी जैव विविधता में जो समस्या पहले से चली आ रही है वो प्राकृतिक है या मानव निर्मित है, दरमियान में अर्थात अगर वहाँ पे अभी भी ये कायम है तो पता करके उसको तुरंत लीगली भी वहाँ पे इम्पोज करके दूर करिए, और साथ में भविष्य की बेहतर योजनाएं बनाइए, क्रियान्वयन करवाइए, ताकि जैव विविधता और बेहतर अपने सकारात्मक स्वरूप में वहाँ पर विकसित हो सके। तब हम पर्यावरण सम्मत विकास अर्थात सतत पोषणीय विकास अर्थात सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कर पाएंगे। तो यही कुल 43 प्रश्न थे 2018 उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रारंभिक परीक्षा में। इसको क्रमशः 4 वीडियोज़ में हम लोगों ने मैंने एक्सप्लेन कर दिया। भूगोल और पर्यावरण प्रश्न के लिए अलग अलग स्पोर्ट्स अपने अपने विषयों का ये जिम्मेवारी निभा रहे होंगे। उद्देश्य बस यही है, थिंक विदाउट इंक, अर्थात हार्ड वर्क इज ऑलवेज अप्रिशिएबल, बट इन कंपेरिजन टू द हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क इज मोर अप्रिशिएबल। अगर आप स्मार्ट वर्क के साथ कार्य करते हैं तो सफलता कम समय में ज़्यादा गुणात्मकता के साथ अर्थात बेहतर रैंक के साथ आप चयनित हो सकते हैं। ऐसा मेरा ही नहीं मानना है, विद्यार्थियों का भी। तो चलते हैं आगे। अब इस साल समापन की ओर है, इस साल को बाय करेंगे और नए साल में कुछ इस प्रकार से गुणात्मकता के साथ स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे कि सफलता कदम चूमे। ऑल द बेस्ट, सुरक्षित रहिए और साथ ही साथ बेहतर पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।